नमस्कार, मैं धनंजय कुमार द नागरिक में आपका स्वागत है। हमारे साथ है जबरीमल पारेख साहब। आप लास्ट 4 एपिसोड से हम लगातार जो है हिंदी सिनेमा या कहिए भारतीय सिनेमा की यात्रा कथा को सुन समझ रहे हैं। आप जानते हैं कि पारेख साहब जो है वो लंबे समय तक लगभग 30-32 साल अध्यापन का कार्य किया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र रहे, साहित्य प्रेमी है, साहित्य लेखक है और जनवादी लेखक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। कई सारी किताबें लिखी है, लेकिन सिनेमा में पारेख साहब का विशेष इंटरेस्ट, विशेष रुचि है और इसकी वजह से सिनेमा पर भी कई किताबें लिखी है। और सिनेमा पे जितनी गहन, जितनी विशद जानकारी है पारेख साहब के पास, कम लोगों के पास होती है। कि सिनेमा को लेकर के आज भी समाज में बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। सिनेमा को लोग, जो गंभीर किस्म के लोग हैं, उसको फिल्मी है मतलब फूहड़ है समझते हैं। लेकिन पारेख साहब जो है आम आदमी के कनेक्ट को देखते हुए जिस तरह से सिनेमा को परिभाषित करते हैं, सिनेमा को देखते हैं, सिनेमा की विवेचना समीक्षा करते हैं, वो अपने आप में जो है बेहद गंभीर है, बेहद खूबसूरत है। तो पिछले एपिसोड में हम बात कर रहे थे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ादी के बाद उनके कार्यकाल में सिनेमा ने किस तरीके से अपना रूप स्वरूप बदला, कंटेंट के स्तर पर और सरकारी सहयोग कितना हो सकता था, उसके आधार पर भी अवार्ड घोषित किए गए, अलग-अलग संस्थाएँ बनाई गई, सिनेमा को कैसे इनरिच किया जाए, सिनेमा को कैसे बेहतर बनाया जाए, भारतीय सिनेमा को वर्ल्ड सिनेमा के पैरेलल कैसे खड़ा किया जाए भारतीय सिनेमा को। इसके लिए नेहरू सरकार ने काफ़ी कुछ काम किया और उसमें नेहरू का जो आदर्शवाद था, इसलिए उस सिनेमा में वो भी दिखाई पड़ा। जनवादी अप्रोच भी था और जो आदर्शवाद था कि समाज हमारा ऐसा होना चाहिए, देश हमारा ऐसा होना चाहिए, वो सारा भी दिखा। लेकिन कहते हैं कि जैसे-जैसे नेहरू काल आगे आया और 60s के दशक में खास करके नेहरू के जो कई जगह पे जो है वो असफल हुए, चाहे वो चीन का भारत-चीन युद्ध हो, चाहे वो और कुछ हो। जिस तरह से समाज को लोग जितने सपने देखे थे देश को बेहतर बनाने के लिए, आम आदमी के जीवन को बेहतर करने के लिए, उतना बेहतर, उस अनुपात में बेहतर लोगों को नहीं दिखा। और नेहरू के खिलाफ जो है कई सारे लोग, लोहिया का नाम तो उसमें सबसे आगे आता है और कई लोग जो है उनके खिलाफ कटु आलोचना की लोगों ने। और नेहरू का जो स्वप्न था वो लगातार जैसे लगा कि टूटने लगा और उसका असर सिनेमा पर भी पड़ा। और वो अंतर्विरोध जो है, नेहरू काल का अंतर्विरोध सिनेमा पे भी दिखाई पड़ता है, समाज पे तो दिखा ही। तो आज उसी पर हम बात करेंगे और पारेख साहब उस पर आगे बात करेंगे। पारेख साहब नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार। सभी सुनने देखने वालों को भी मेरा नमस्कार। एक शुरू में अपने परिचय में थोड़ा सा मैं बदलाव करना चाहता हूँ। बदलाव क्या, जो आप बता रहे हैं, मेरा अध्यापन का कुल अनुभव है 41 साल का, 41 ईयर। उसमें से 30 साल मैंने इग्नू में पढ़ाया है। उससे पहले मैं उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक कॉलेज में मैंने 11.5 साल से ज़्यादा समय पढ़ाया। तो कुल मिला के मेरा अनुभव जो है करीब 41 साल से ज़्यादा होता है। वो केवल सूचना को सही करने के लिहाज से मैं कह रहा हूँ, और कोई उसका खास मकसद नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे मुझे लगा कि यह इम्प्रेशन पड़ रहा है कि मैंने 30 साल पढ़ा है, नहीं, 41 साल पढ़ा है। नहीं, आपने आपने करेक्ट कर दिया, ये बड़ा अच्छा किया। 1975 में मैंने पढ़ाना शुरू किया था कॉलेज में, अमरोहा के ही कॉलेज में मैंने पढ़ाया था। और 1987 से लेकर 2017 तक मैंने इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी में जो है अध्यापक रहा। तो इस तरह से दोनों को मिलाते हैं तो 41 साल से ज़्यादा होते हैं। बहरहाल उसका ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ और मेरा ये मानना है कि साहित्य और सिनेमा का काफ़ी गहरा संबंध होता है। और आगे कभी हम इस विषय पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल हम नेहरू युग के सिनेमा की बात कर रहे हैं, उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा अपने आप को पीछे कर ले सर, आप हेड आपका कट रहा है। ये करेक्ट है, ऐसे बस ऐसे ही बैठे रहो। तो इस रूप में हमने पिछली बार जो है वो बताया कि नेहरू के नेतृत्व में जो कांग्रेस सरकार बनी,
उस कांग्रेस सरकार ने अपने लिए कुछ लक्ष्य रखे। उसमें एक बड़ा लक्ष्य था उद्योगीकरण का, और उस उद्योगीकरण ने, आज हम देखते हैं कि उस उद्योगीकरण के कारण देश ने कितनी तरक्की की। आप जानते हैं कि जो हमारे यहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा हुआ, जो मूलभूत मशीनीकरण की ज़रूरत थी उद्योगीकरण के लिए, जो बड़े बड़े कारखाने लगाए गए, वो बड़े कारखाने ज़्यादातर नेहरू के समय में लगे। और चाहे वो भिलाई का हो, चाहे सिंदरी का हो, या और जगहों पर इस्पात का और दूसरे कई तरह के कारखाने, एल्युमिनियम का, इस्पात का वगैरह, ये सब ज़रूरी चीज़ें थी। इसी से दूसरी चीज़ों का निर्माण होता था। लेकिन आप जानते हैं कि जब उद्योग की स्थापना होती है तो उस स्थापना के कारण उसके लिए मज़दूरों की ज़रूरत होती है, इंजीनियरों की ज़रूरत होती है, और जहाँ कारखाने लगाए जाते हैं वहाँ पर निश्चित रूप से ज़मीन चाहिए उन उद्योग को स्थापित करने के लिए। कई चीज़ें पॉजिटिव होती है तो कुछ चीज़ों के लिए बलिदान भी देना पड़ता है, जो 2 बीघा ज़मीन में हमने देखा। लेकिन इस बात को ध्यान रखें कि उद्योगीकरण बहुत ज़रूरी था। इसलिए बहुत ज़रूरी था कि इस उद्योगीकरण के कारण ही हम एक विकसित, एक मतलब पिछड़े हुए देश से एक विकसित देश में अपने को बदल सकते थे। ये लक्ष्य गांधी जी का था। दूसरा यह है कि जो बड़े पैमाने पर बेरोजगारी थी, उस बेरोजगारी को कम कर सकते थे। केवल किसानी से तो काम चलता नहीं है। बड़े बड़े कारखाने स्थापित होते तो वहाँ लोगों को काम मिलता है, लोगों को काम मिलता है तो जाहिर है उनकी आय बढ़ती है। अब इन सब चीज़ों के लिए यह ज़रूरी है कि अगर इंजीनियर की ज़रूरत है तो कॉलेज खोले जाएंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोले जाएंगे। बहुत बड़े पैमाने पर जगह जगह इंजीनियरिंग कॉलेज खोले गए, मेडिकल कॉलेज खोले गए, और भी कई तरह के विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई। आप देखेंगे कि 47 में जब देश आज़ाद हुआ तब देश के पास क्या था? कुछ भी नहीं। एक गुलाम देश था जहाँ शिक्षा का प्रतिशत बहुत ही कम था, 30% से कम था। जहाँ पर जो है ये नए तरह के विश्वविद्यालय वगैरह नहीं थे। वो सब गांधी जी, नेहरू के समय में हुआ। लेकिन आप देखेंगे कि हमें जो आज़ादी मिली थी, वो आज़ादी मिली थी गांधी नेहरू की नीतियों के कारण। वो नीति क्या थी? वो नीति वह नहीं थी जो हिंसा की नीति होती है, जिस पर भगत सिंह कुछ समय चले, जिस पर सुभाष चंद्र बोस भी चले, और भी कई लोग चले। लेकिन गांधी जी ने यह महसूस किया कि अगर हमें अंग्रेज़ों से लड़ना है तो हिंसा हमारा रास्ता नहीं हो सकता, क्योंकि हिंसा जो है उसके द्वारा हम लंबे समय तक अंग्रेज़ों से नहीं लड़ सकते और जनता को एकजुट नहीं कर सकते। इसलिए उन्होंने सत्याग्रह का सहारा लिया और सत्याग्रह के द्वारा उन्होंने आंदोलन किया, और इस तरह से जो यह आंदोलन हुआ उसका बहुत गहरा प्रभाव हुआ। दूसरी चीज़ मैं जो पिछले एपिसोड वगैरह में भी कह चुका हूँ कि दरअसल केवल पर्याप्त नहीं था यह आंदोलन करना कि हम औद्योगिक रूप से विकसित हों, हम आत्मनिर्भर हों। इसके साथ साथ हमारी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनका हल होना भी जरूरी था। तो ऐसे भी बहुत सारे काम होने थे। तो आज हम उस प्रश्न को लाएंगे जो बहुत ज़रूरी है। हम एक फिल्म की चर्चा करते हैं। आज हमने नया दौर और 2 बीघा ज़मीन की चर्चा की। हम आज 2 और फिल्मों की चर्चा करते हैं, जाते रहो और 2 आंखें 12 हाथ, ये और मदर इंडिया। ये 3 फिल्मों की हम चर्चा करेंगे। मदर इंडिया जो है वो इस फिल्म से 2 बीघा ज़मीन से थोड़ी अलग है, हालांकि दोनों का संबंध किसानों से है। 2 बीघा ज़मीन में हमने देखा कि किसान के सामने समस्या ये थी कि वो एक जमींदार का कर्जदार था
और ज़मीन का कर्ज नहीं चुका पाने के कारण ज़मीन उससे छीन ली जाती है और वहाँ पर एक कारखाना स्थापित हो जाता है और ये जमींदार जो है, ये जो किसान है शंभू में, तो ये बेरोजगार हो जाता है। लेकिन मदर इंडिया की कहानी अलग है। मदर इंडिया की कहानी यह है कि एक गांव है, किसान है वहाँ पर, और उस किसान के पास अपनी खेती है, लेकिन किसान जो है कर्ज में डूबा हुआ है। सुखी लाला करके गांव का एक महाजन है जिसके पास में उनका बहुत सारा कर्ज है और उससे उसकी ज़मीन उससे छीन ली जाती है। थोड़ी सी ज़मीन ऐसी पड़ती ज़मीन रहती है जिस पर खेती करना बहुत मुश्किल होता है। फिर भी वो बची हुई ज़मीन पर खेती करने की कोशिश करते हैं। किसान जो है, राधा का पति, राधा इस फिल्म की नायिका है, तो नरगिस ने उस भूमिका को निभाया। वो एक पत्थर को निकालते हुए उसके पति के दोनों हाथ, राजकुमार ने उस भूमिका को निभाया था, वो दोनों हाथ उस पत्थर के नीचे आ जाते हैं और वो हाथ जो है बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, वो उससे वो काम नहीं कर सकता। अब उसकी जगह राधा को काम करना पड़ता है। ये किसान जो है वो बहुत निराश हो जाता है और एक दिन घर से निकल जाता है। इस राधा के 3 बच्चे होते हैं, उसे अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण भी करना है और उस जमीन को, जो बिल्कुल एक बंजर सी जमीन है, उसको खेती के अनुकूल ढालना भी है। ये एक बहुत बड़ी चुनौती उसके सामने। इसीलिए इस फिल्म को जो है मदर इंडिया नाम दिया गया। ये जो सुखी लाला किसान है ये दबाव डालता है 2 तरह से। एक तो यह है कि वो चाहता है कि ये जो राधा है इसका वो एक्सप्लॉइट करे, और दूसरा यह है कि उसकी ज़मीन अमीन छीन ले। लेकिन राधा दृढ़ता से संघर्ष करती है। एक बच्चा उसका मर भी जाता है, 2 बच्चे उसके रहते हैं, और वो लगातार मेहनत करके अपना जो है न केवल खुद का और अपने परिवार का पालन पोषण करती है, बल्कि गांव के लोगों को भी प्रेरणा देती है। खास बात यह है कि देश अब आज़ाद हो चुका है और किसानों को उम्मीद है कि अब हम जो है कुछ कर सकेंगे, और इसलिए वो गांव के लोगों को संगठित भी करती है। गांव में खेती अच्छी तरह से हो, इसलिए एक नहर भी निकाली जाती है। फिल्म जो ख़त्म होती है वो वहीं होती है जब गांव के अंदर नहर आती है और उस नहर का उद्घाटन राधा जो राधा अब वृद्ध हो चुकी है, काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है, उसके हाथों से होती है। इस राधा के जो 2 बेटे हैं, जिसमें से ये एक बेटे की भूमिका राजेंद्र कुमार ने निभाई है और दूसरी भी भूमिका जो है वो सुनील दत्त ने निभाई है। सुनील दत्त का नाम ही फिल्म में बिरजू होता है। वो उसे ये सब याद है कि उसकी माँ के साथ सुखी लाला ने क्या किया, किस तरह से उसका शोषण करने की कोशिश की, किस तरह से परेशान किया, किस तरह से उनकी पैदावार छीन ली उसे, और वो उसका बदला लेना चाहता है और वो एक तरह से डाकू सा बन जाता है। उस समय तो नक्सली आंदोलन नहीं आया था, लेकिन वो डाकू बन जाता है और वो मारना चाहता है सुखी लाला को और उसके परिवार के लोगों को। और ये जो राधा है, जिसे फिल्म में मदर इंडिया कहा गया है, भारत माँ कहा गया है, वो हिंसा के रास्ते को नहीं चुनती। वो कहती है कि नहीं, वो ये जो राजा सुखी लाला की बेटी है, ये गांव की बेटी है और तुम न तो उसका अपहरण कर सकते हो और न सुखी लाला को मार सकते हो, ये गलत है। और वो इस हिंसा के खिलाफ अपने बेटे को ही मार डालती है। तो एक तरह से ये फिल्म यह आदर्श रखती है हमारे सामने कि हिंसा अब हमारा रास्ता नहीं हो सकता। अगर हमें तरक्की करनी है, हमें विकास करना है, तो अहिंसा का जो गांधी का रास्ता है उसी से हम तरक्की कर सकते हैं। और इस तरह से मदर इंडिया जो है हमें संदेश देती है कि मिलजुल कर आपस में, अगर हम मार्क्सिस्ट भाषा में कहें तो वर्ग सहयोग की नीति पर चलें, हम एक दूसरे की मदद करें। आप जानते हैं कि नेहरू ने जो है नीति अपनाई थी, वो नीति थी वर्ग सहयोग की, यानी कि एक, जिसे हम कहें तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की। उन्होंने
पूंजीवाद का रास्ता अपनाया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। उन्होंने वह रास्ता अपनाया जिसमें कि बड़े कारखाने जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र में हो, और बाकी जो कारखाने हैं उसमें पूंजीपतियों का भी सहयोग लिया जाए। तो इस तरह से ये काम किया उन्होंने। ये वर्ग सहयोग की नीति कह सकते हैं इसे, एक ऐसी नीति जो भारत जैसे देश में, जिसके पास में कोई संसाधन नहीं थे, वहाँ पर यही रास्ता बेहतर हो सकता है, क्योंकि एक समाजवादी व्यवस्था अपनाने के लिए जो संसाधन हमारे पास होने चाहिए वो नहीं थे। आपने देखा होगा कि नेहरू ने सोवियत संघ से काफ़ी मदद ली, और उसकी मदद से हमने कई बड़े बड़े कारखाने लगाए। तो इसी तरह से एक और चीज़ जो सोवियत संघ से उन्होंने सीखी वो है एक एक योजनाबद्ध ढंग से देश का विकास करना। ये जो पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गई, उस पंचवर्षीय योजना का मतलब यही था कि आगे 5 साल देश को किस दिशा में ले जाना है, क्या क्या करना है, और ये पूरा एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता था, और उस ब्लूप्रिंट के अनुसार देश विकास करता था। ये जो योजनाबद्ध ढंग से विकास करने की जो नीति है वो नेहरू ने सोवियत संघ से ली थी। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये तभी हो सकता है जब देश में शांति रहे, अमन रहे, भाईचारा रहे, एक दूसरे के साथ सहयोग करें हम, और इसी नीति पर चलने को। और इसलिए कि जो हमारी समस्याएं हैं हम उन समस्याओं को मिलजुल कर हल करें। अब ये मिलजुल कर हल करें में बिरजू का रास्ता कि हिंसा का जवाब हिंसा से दिया जाए, ये उस समय के फिल्मकारों को ने भी उसके विरुद्ध एक तरह से अपनी आवाज़ उठाई। दूसरा उदाहरण मैंने एक बार पहले भी दिया था, वो था 2 आंखें 12 हाथ का। 2 आंखें 12 हाथ में भी जो कैदी हैं उनको एक आदर्शवादी जेलर जो है वो एक खुली जेल में रखता है, उनसे खेती कराता है, उन्हीं को कहता है कि तुम जाके मंडी में उनको बेचो, और इस तरह से वो अपराधियों को जो उनकी मूल पहचान है किसान की, उन मूल पहचान तक वापस ले जाता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये जो 5-6 लोगों के जो हाथ हैं, यह हाथ मेहनत करने के लिए हैं, किसी और की हत्या करने के लिए नहीं। तो ये एक बड़ा उपदेश उन्होंने, एक बड़ा संदेश वी शांताराम ने अपनी इस फिल्म के द्वारा दिया। तीसरी एक और फिल्म थी। हमें ये नहीं समझना चाहिए कि सिर्फ बातें ऊपरी ऊपरी हो रही थी, नहीं, कुछ बहुत ज़्यादा गहरी और गंभीर बातें भी हो रही थी। नेहरू के समय इतने आदर्श के बावजूद, इतना सब कुछ होने के बावजूद, फिर भी देश के में ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे जो जो अभी आप अपने शुरू के वक्त में कह चुके हैं कि ऐसी थी जिसके कारण लोग निराश थे। खास तौर पर किसान, मजदूर, ये लोग निराश थे। इसको रूपक के रूप में राज कपूर ने अपनी फिल्म जागते रहो में पेश किया। जागते रहो में भी, और 1-2 और फिल्म की चर्चा करूँगा थोड़ी थोड़ी मैं उनकी। जागते रहो आप जानते हैं कि एक रूपक की तरह, एक मेटाफर है, जिसमें गांव से एक किसान शहर में आता है। शाम का समय है, रात का समय है, उसे प्यास लगी है। प्यास की तलाश में वो इधर उधर भटकता है, लेकिन पानी मिलता नहीं है। तब वो एक बड़ी सी बिल्डिंग में घुस जाता है, भवन में, इस उम्मीद में कि वहाँ उसे पानी मिलेगा, कोई पानी पिला देगा। लेकिन होता यह है कि उसे चोर समझ लिया जाता है। चोर समझ लिया जाता है। अब वो भागने लगता है उस बिल्डिंग में, एक घर से दूसरे घर में, एक फ्लैट से दूसरे फ्लैट में, और हमें मालूम पड़ता है कि चोर वो नहीं है जो भाग रहा है, जो किसान है, जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, जो घुटनों से ऊपर की धोती पहने हुए है और एक फटा हुआ कोट पहने हुए है, वो चोर नहीं है। लेकिन उस बिल्डिंग के
घरों के अंदर हर तरह के अनाचार, अत्याचार और अपराध हो रहे हैं। और वो देख के वो मतलब चकित रह जाता है। वो सोचता है कि कहाँ वो एक एक घूंट पानी के लिए इधर से उधर भटक रहा था, लेकिन उसके सामने एक बिल्कुल दूसरी तरह की दुनिया आती है। ये जो रूपक था, जिस ये फिल्म जो है राज कपूर ने बनाई थी, राज कपूर ने उस किसान की भूमिका निभाई थी जो बहुत गरीब है और जिसे एक घूंट पानी भी नहीं मिलता है, लेकिन उसके माध्यम से, उसके एक जगह से दूसरी जगह दौड़ने के माध्यम से उसे लगता है कि ये जो नगरीय शहर है जो हमारे सामने, वो नगरीय शहर में ऊपर से भले कुछ भी दिखता हो, लेकिन अंदर से वो कितना खोखला है, उसमें कितने तरह के अपराध है जो, और इसके प्रति जागरूक हुए बिना, इन इन अपराधों के प्रति, इन गलतियों के प्रति जागरूक हुए बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप देखेंगे कि इस फिल्म का नाम है जागते रहो। रात के अंधेरे में क्या क्या पाप होते हैं, और उन पापों के प्रति, उन अपराधों के प्रति हम अगर सजग नहीं होते तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो पीरियड था, इस पीरियड में हिंसा के सवाल को भी, जो हमारे समाज के अंदर जो कई तरह की ऐसी अपराध छुपे हुए थे, उन अपराधों के प्रति भी ये जागरूक रहने की कोशिश की। राज कपूर की ही एक दो और फिल्मों की मैं संक्षेप में थोड़ी चर्चा करूंगा ताकि हम समझ सकें। जैसे मैंने बताया कि केवल इससे हम तरक्की नहीं कर सकते कि लोगों को रोज़गार मिल जाए। आगे आने वाली जनरेशन है, उनके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको उन्होंने अपनी दो फिल्मों के माध्यम से बताया। एक बूट पालिश और एक अब दिल्ली दूर नहीं। बूट पालिश में दो बच्चे हैं, एक भाई बहन, जो भीख मांग कर गुजारा कर रहे हैं। उनके माँ मर चुकी है, पिता जो है जेल में बंद है, अपनी चाची के पास रहती है। चाची भी जो है वो अपना शरीर बेच के अपना गुजारा चलाती है और अपने इन भतीजे भतीजियों के माध्यम से भीख मांगती है। उस जिस झोपड़पट्टी में वे ये लोग रहते हैं, वहाँ पर एक जॉन चाचा हैं जो खुद शराब बनाते हैं, अवैध शराब, लेकिन जो बच्चों को ये उपदेश देते हैं कि तुम भीख मांगो, मेहनत का काम करो, पढ़ाई करो। ये बात उन बच्चों के दिमाग में बैठ जाती है कि हमें भीख मांगने की बजाय मेहनत करनी चाहिए, और मेहनत भले हम बूट पालिश ही करें, वो भी मेहनत का दो पैसा जो है वो ज़्यादा बेहतर है बजाय कि किसी और के सामने हाथ फैलाएं। ये आप देखिए 1954 की ये फिल्म है, कितना बड़ा संदेश इसके माध्यम से दिया गया। और ये संदेश दिया गया कि ये जो भीख मांगने की प्रवृत्ति है, मतलब देश आज़ाद हो गया है, नेहरू वगैरह ये सोचते थे कि जी क्यों कोई भीख मांगे, मेहनत करके लोग गुजारा करें, लेकिन मेहनत तो तभी करेंगे ना जब रोज़गार मिलेगा। तो ये इन बच्चों के माध्यम से ये दिया गया कि काम कोई भी हो, कोई काम छोटा नहीं होता। और ये बच्चे जो हैं बूट पालिश करते हैं, और बाद में फिल्म ये एक तरह से सुझाव देती है कि ऐसे बच्चों को, उन लोगों को गोद ले लेना चाहिए जिनके या तो बच्चे नहीं हैं या कम बच्चे हैं। अगर ये जो थोड़े संपन्न लोग हैं वो इन गरीब बच्चों को गोद लेकर उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दें, तो हमारे यहाँ पर भीख मांगने की, गरीबी की समस्या खत्म हो सकती है। इस फिल्म के अंदर मुख्य रूप से यही संदेश दिया जाता है। एक परिवार जो है इन दोनों बच्चों को गोद ले लेता है, उन्हें भूख से भी, भीख से भी मुक्ति मिलती है, और सबसे बड़ी बात है कि उनको शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसी तरह से एक और फिल्म बनाई थी राज कपूर ने। राज कपूर का वो जो दौर था 50-60 का, वो बहुत ही शानदार दौर रहा।
अब दिल्ली दूर नहीं, जहाँ पर एक मजदूर को जो अपराध उसने नहीं किया था उस अपराध के लिए फांसी की सज़ा दे दी जाती है। और कोई सुझाव देता है उसके बेटे को, जो बेटा है 10-11 साल 12 साल का, उसे सुझाव देता है कि तुम्हारे पिता को की सज़ा अगर कोई माफ़ कर सकता है तो जवाहरलाल नेहरू कर सकते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं। तो वो अपने गांव से नेहरू जी से मिलने के लिए दिल्ली जाता है। और ये फिल्म जो है इस बच्चे की उस यात्रा की कहानी है कि किस तरह से अपने गांव से वो नेहरू जी तक पहुंचता है। रास्ते में जिन्होंने वास्तव में हत्या की होती है वो इस बच्चे का अपहरण करना चाहते हैं, उसे मारना चाहते हैं, लेकिन वो लगातार कुछ ऐसे ही मज़दूरों के सहयोग से वहाँ तक पहुँचता है, नेहरू तक अपना संदेश पहुँचाता है, मुकदमा वापस चलता है और उसका पिता जो है वो उस अपराध से जो किया नहीं था उसको, उस अपराध से उसे मुक्ति मिलती है। अब आप सोचिए, एक और फिल्म में कि मैं थोड़ा सा उल्लेख कर दूं, जिस देश में गंगा बहती है। उस समय डाकुओं पर बहुत फिल्में बनी। जिस देश में गंगा बहती है राज कपूर ने बनाई। गंगा जमुना जो है दिलीप कुमार के नायकत्व में बनी, जिसका प्रोड्यूसर भी दिलीप कुमार थे। मुझे जीने दो सुनील दत्त ने बनाई। और इसके माध्यम से उन्होंने कहा कि ये जो डाकुओं का जीवन जीते हैं इन्हें सामान्य नागरिक की तरह जीना चाहिए, हिंसा कोई रास्ता नहीं हो सकता। ये आपको ध्यान हो तो 50-60 के दशक में सर्वोदय आंदोलन, जो गांधीवादियों का आंदोलन था, उन्होंने इन डाकों के बीच में जाके काम किया और सरकार से भी बात की और ये संदेश दिया कि अगर आप लोग अपना ये जीवन छोड़ दें डाकुओं वाला तो सरकार आपकी सज़ा माफ़ करवाएगी और आपका पुनर्स्थापन किया जाएगा। और आपको ध्यान हो तो उस समय में बहुत डाकुओं को बहुत बड़े पैमाने पर जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था उनका पुनर्स्थापन किया गया, उनको जो है ज़मीन दी गई उन जीवन यापन के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये सारी जो समस्याएं हैं उन सब समस्याओं के प्रति जो नेहरू के समय में देश जिनसे पीड़ित था और जिसको कैसे हल किया जाए उसके बारे में सोचा जाता था और कदम उठाए जाते थे। ऐसा नहीं है कि ये जो फिल्में बन गई ये ऐसे ही बन गई, ये सिर्फ इन फिल्मकारों की अपनी कल्पना थी, नहीं, ये उस समय उठाए गए कदम थे जो सरकार ने उठाए थे। कुछ में कामयाब हुए, कुछ में नहीं भी हुए हैं। और लगातार फिल्मकारों ने ये फिल्में बनाई, आलोचना भी की सरकार के कदमों की। जैसे कि मैंने आपको जागते रहो की चर्चा की है, तो जागते रहो एक तरह से वो मेटाफर रूपक है ही इसलिए क्योंकि इतने परिवर्तन के बावजूद भी कुछ लोग अब भी गलत कामों में लगे हुए थे। प्यासा में हम देखते हैं इस चीज़ को। तो कहने का मतलब है कि अगर पूंजीवाद का रास्ता अपनाया है तो उसके अंतर्विरोध भी होंगे। ये संभव नहीं है कि सब कुछ ठीक ठीक हो जाएगा, लेकिन अंतर्विरोधों को भी रखना और देश ने जो सही कदम उठाए हैं उनको भी रेखांकित करना। जैसे श्री 420 में मकान की समस्या को लेकर, लोगों के पास मकान नहीं है तो ये सहकारी समितियां बनाकर मकान बनाया जाए जिसमें सरकार भी सहयोग करे, या आइडिया दिया गया श्री 420 के माध्यम से। लेकिन श्री 420 ने खुद से नहीं सोचा था, ये उस समय नेहरू ने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बनाने का, सहकारी समितियां बनाने का प्रस्ताव किया था और बहुत क्षेत्रों के अंदर ऐसी सहकारी समितियां बनी थी। कहने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यह है कि ये जो फिल्में इस युग की है, इसी युग की फिल्मों को अगर हमें समझना है तो हमें नेहरू युग में जो विकास का रास्ता अपनाया गया था उसकी शक्ति और उसकी सीमा को समझना होगा और उस शक्ति और सीमा दोनों के प्रति ईमानदार रहते हुए इस दौर के जो फिल्मकार थे, चाहे वो बिमल राय हों, चाहे राज कपूर हो, चाहे महबूब हों और दूसरे बहुत सारे अमीर चक्रवर्ती हों,
कई सारे जो फिल्मकार थे उन्होंने जो फिल्में बनाई वो फिल्में एक तरह से उस युग का आईना थी, और वो इससे हम समझ सकते हैं कि फिल्में कितनी बड़ी भूमिका निभा सकती है। धन्यवाद। जी, बहुत बढ़िया। आपने उस अंतर्विरोध को भी रेखांकित किया और फिल्मों का जिक्र किया, किस तरह से फिल्में जो है बनी, और नेहरू का जो आदर्शवाद था, वो आदर्शवाद चल करके कैसे समाज में वो जो है गड़बड़ होने लगा, या उस लेवल पर तक लोग नहीं पहुंच पाए। सिनेमा ने इसको रेखांकित किया, और जागते रहो बड़ा उदाहरण है इसमें इस दौरान। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, और अगले एपिसोड में फिर हम आपको सार बात करेंगे। आपको एपिसोड कैसा लग रहा है आप भी बताएं, ताकि हम और किसी फिल्म के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसका भी जिक्र कीजिए कि सर फलाना फिल्म के बारे में जिक्र कीजिए, तो मुझ पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।